नवीन शर्मा जी ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब हम इस सत्र का प्रारंभ करते हैं। इस सत्र में विशेष रूप से जो हमारा ज्योतिष शास्त्रीय ग्रंथ है फलित ज्योतिष का भाव प्रकाश, उस पर आधारित हमारा व्याख्यान रहेगा। बीच बीच में यदि अन्य कोई विषय आता है तो आचार्य जी अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं। इसके बाद जब हमारे सत्र समाप्त होगा तो अंत में लगभग 15 मिनट का समय हम प्रश्नों के लिए रखेंगे। तो आप जो भी आपकी शंकाएं या प्रश्न हैं वो अपना लिख कर रखें और सत्र के बाद हम उन पर चर्चा करेंगे। मैं आदरणीय डॉक्टर नवीन शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे इस सत्र को स्वीकार करें और हमारे प्रतिभागियों को उद्बोधित करें। जी नवीन जी। ओम अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे। ज्योतिष प्रेमियों, ज्योतिष के महर्षि पाराशर कृत ग्रंथ के बारे में हमने कुछ समय पहले चर्चा करी, को समझने का प्रयास किया। उसमें जो सिद्धांत बताए गए हैं, प्रामाणिक सूत्र बताए गए हैं, उसके बाद उन सिद्धांतों को, उन सूत्रों को उपयोग करने के साथ साथ और किस किस तरह की विषय वस्तु की हमें फलादेश करने के लिए आवश्यकता रहती है, तो इसके लिए हमारा जो ग्रंथ है भाव प्रकाश, जो आचार्य जीवनाथ जी ने इसकी रचना करी, क्योंकि जैसे महर्षि पराशर के बारे में हमने पहले चर्चा करी थी थोड़ी सी, क्योंकि जिसने वो ग्रंथ किया वो कौन थे, उसी प्रकार से आचार्य जीवनाथ जी के बारे में भी मैं 2-4-5 पंक्तियों में कुछ कहना चाहूंगा। आचार्य जीवनाथ जिन्होंने भाव प्रकाश की रचना की, ये प्रायशः बिहार क्षेत्र के रहे हैं। भाव प्रकाश के अंत में एक अध्याय में आचार्य जीवनाथ ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं कौन हूं। तो उन्होंने बताया कि गंडकी नदी के पश्चिम। अब ये गंडकी नदी की जब बात करें तो गंडकी नदी बोला कहां है, तो बोला ये जो गंडकी नदी है, नाम तो हम सब ने सुना ही होगा, शालिग्राम इत्यादि जो हम अपने घरों में पूजा करते हैं वो गंडकी नदी से निकले हुए ही ज्यादातर रहते हैं। बोला तिब्बत नेपाल सीमा के पास ये जो गंडकी नदी है, ये तिब्बत और नेपाल सीमा के पास, इसके बाद नेपाल में प्रवेश करती है और भारत नेपाल सीमा को पार करके बिहार के वाल्मीकि नगर तक पहुंचती है। बिहार के वाल्मीकि नगर तक पहुंचती है। बोला गंडकी नदी के पश्चिम, गंगा के उत्तर तट, विश्वविख्यात स्वर्णपुर सोनपुर में हरिहर स्थान है। एक हरिहर नाम का स्थान है वहां पर, जिसको और स्पष्ट किया है कि कौन सा हरिहर स्थान। बोला जहां मुक्ति प्रदान करने वाले जगत के स्वामी श्री हरि और हर विद्यमान है। हमने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी है। यहां पर पूर्व काल में भगवान विष्णु ने ग्राह से गजराज का उद्धार किया था। ग्राह से गजराज का उद्धार किया था। वहां से पाटलिपुत्र, जिसे पटना कहते हैं, 3 कोस की दूरी पर है, और वहां राजा महाराजा जहां निवास करते थे प्राचीन समय में, वहीं पर निवास करने वाले अलवर नरेश के गोलवेता राज ज्योतिषी श्री नीलांबर झा, जब झा शब्द साथ में
जुड़ जाता है तो हमें एक बोध हो जाता है कि किस स्थान विशेष से संबंध हो सकता है। तो अलवर नरेश के गोल बेटा राज ज्योतिषी श्री नीलांबर झा के ज्येष्ठ सहोदर भ्राता ये जीवनाथ झा, श्री नीलांबर झा के ज्येष्ठ सहोदर भ्राता जीवनाथ झा हैं। अपने पिताजी से ही इन्होंने पैतृक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करा। ग्रंथों की बात करें तो अनेक ग्रंथ इन्होंने लिखे, जिनमें भाव प्रकाश भी एक है, भाव कुतूहल ग्रंथ आता है, और भाव प्रकाश जिसका हम आज यहां पर एक दृष्टि देने जा रहे हैं। तो ये जो ग्रंथ है भाव प्रकाश, तो इसमें कुंडली के जो 12 भाव हैं, कुंडली के जो 12 भाव हैं, इन 12 भाव के साथ साथ लघु पराशरी में सटीक सटीक सैद्धांतिक सूत्र, प्रामाणिक सूत्र कहे गए हैं, और इसमें उन सूत्रों को उपयोग कैसे कैसे करना है, और बेसिक बेसिक जो ज्ञान है, जो उसमें भी कहा था कि अन्य शास्त्र से ग्रह भाव, 12 भाव इत्यादि के बारे में विचार करते हुए फिर लघु पराशरी ग्रंथ में जो है स्टिक शीट सिद्धांतों को दे रहे हैं, ऐसा पराशर जी ने वह कहा था। तो यहां पर बेसिक ज्योतिष की जानकारी इस भाव प्रकाश में दी गई है, जिसपे कि अगर हम इंडेक्स में जाएं अपने इस विषय की अनुक्रमणिका में, संज्ञाध्याय, भावफल अध्याय, भावफल अध्याय में कुंडली के 12 भावों में अलग अलग ग्रह का क्या फल है, कि सूर्य यदि लग्न में होता है तो क्या फल देगा, द्वितीय भाव में होता है तो क्या फल देगा, तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दसम एकादश 12 भाव में सूर्य होगा तो क्या फल देगा। इसी प्रकार से चंद्रमा का कुंडली के 12 भाव में क्या क्या फल होता है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, राहु केतु का कुंडली के 12 भाव में क्या क्या फल होगा। अब मित्रों एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि यहां पर भी कि सूर्य लग्न में क्या फल देगा, चंद्रमा लग्न में क्या फल देगा, मंगल लग्न में क्या फल देगा, ये एक एक बात है, पर्टिकुलर बात है, ये एक एक कि सूर्य लग्न में ऐसा फल देगा। अब सूर्य लग्न में जो फल बताया गया है, अगर सूर्य कुंडली में अशुभ है तो अशुभ फल भी देगा, अगर शुभ है तो शुभ फल भी देगा, परंतु सामान्य रूप से ओवरऑल लगभग कैसा फल देगा, इस तरह का वर्णन यहां पर दिया गया है। जब आप फलादेश करेंगे, हम फलादेश करते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था कि फलादेश करने के लिए लगभग हमें 8-10 मूल सिद्धांतों, सूत्रों, फॉर्मूलाज को फॉलो करते हुए, उपयोग करते हुए आगे बढ़ना होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी आचार्य ने ऐसा कहा कि ये सूत्र कि ये ग्रह यहां बैठा तो ऐसा होता है, कि तो ऐसा ही होगा, ऐसे नहीं आप कर सकते, क्योंकि कोई वहां पे ग्रह है तो उच्च का है तो उच्च की तरह फल देगा, नीच का है तो नीच की तरह फल देगा, मित्र के साथ है तो मित्र की तरह फल देगा, उस तरह उतना % फल देगा, शत्रु के साथ है तो उतना % फल देगा, केंद्र में है तो उतना बढ़िया फल देगा, त्रिकोण में है तो उतना बढ़िया फल देगा, और त्रिसडाई या त्रिक में है तो उस तरह का फल देगा। तो हमें सिर्फ इन सूत्रों को धीरे धीरे दिमाग में बिठाना होता है। फलादेश में प्रखरता प्राप्त करने के लिए, सटीकता प्राप्त करने के लिए हमें इन सूत्रों को विशेष रूप से ध्यान देना है। तो यहां पर पहले संज्ञाध्याय है, फिर भावफलाध्याय है, फिर तन्वादि भाव पर विचार है, शरीरादि भाव से किस किस भाव से क्या क्या विचार किया जाता है, सूर्यादि ग्रहों के पदार्थ क्या क्या हैं, कुंडली के 12 भाव, और कुछ स्त्री जातक से संबंधित योग दिए हुए हैं, दशाओं का वर्णन किया गया है, दशाओं का फल कहा गया है, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा, और इसके साथ ही
दुष्ट ग्रहों की शांति के लिए, शुभ ग्रहों की शांति के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, इस तरह का वर्णन भी हमारे इस भाव प्रकाश में है। तो हम प्रवेश करते हैं साक्षात कुंडली के संज्ञा अध्याय में मंगलाचरण आदि है, और मंगलाचरण आदि के साथ साथ ही जो हम पहले पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि कुंडली के 12 भावों से क्या क्या विचार किया जाता है, एक एक भाव से अनेक विषयों के बारे में, अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करी जाती है। और साथ ही जो हमारे नवग्रह हैं, नवग्रह किन किन राशियों के स्वामी होते हैं, इनके बारे में संज्ञा अध्याय में वर्णन है। वो सामान्य विषय है, आप सभी जानते ही हैं जब ज्योतिष के पिपासु हैं। और ग्रहों की उच्च राशियां और नीच राशियां, और परम उच्च राशियां और परम नीच राशियां, एक सामान्य उच्च होता है, एक परम उच्च होता है, एक सामान्य नीच होता है, एक परम नीच होता है। जब अंशात्मक रूप से वर्णन आ जाता है तो परम उच्च और परम नीच का ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा अध्याय द्वादश भाव फलाध्याय में भाव प्रकाश का ये जो हमारा ग्रंथ है, इसमें अधिकाधिक शिखरणी छंद का प्रयोग किया गया है। अगर हम श्रद्धा से, भावना से, विश्वास के साथ इसका अध्ययन करते हैं और पाठ भी करते हैं प्रतिदिन, तो सहज ही फलादेश में गति होने लगती है, रुचि उत्पन्न होने लगती है। तो जैसे सबसे पहले मैं एक दृष्टि मात्र दूंगा, क्योंकि भाव प्रकाश बहुत, इसमें श्लोक तो बहुत ज्यादा है, परंतु एक दिग्दर्शन मिल जाए इसको पढ़ने के लिए, उस दृष्टि से ही इस कक्षा में बताने का प्रयास कर रहा हूं कि सूर्य जब कुंडली में लग्न में होता है, पहले भाव में होता है, तो क्या फल होता है, उसको शिखरणी छंद में कितने सुंदर तरीके से बताया गया है। यहां पर यदा लग्न स्थानम गतवती रवो यस्य जनने, यदा लग्न स्थानम गतवती रवो यस्य जनने तपेत कांता वर्गात निज सहज वर्गादपि मन वपुः कष्टम पित्तानिल रुधिर रोगेण परमम विदेश व्यापारात व्रजति धनम अल्पत्वम अभिता। हाँ, तो श्लोक को थोड़ा सा लयबद्ध तरीके से अगर पढ़ेंगे, यदा लग्न स्थानम गतवती रवौ यस्य जनने तपेत कांता वर्गान् निज सहज वर्गादपि मनः वपुः कष्टं पित्तानिलरुधिर रोगेण परमम् विदेश व्यापाराद व्रजति धनमल्पात्वमभितः। शिखरणी छंद में द्वादश भाव में ग्रहों के फल का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। अब देखो, इतना सुंदर शिखरणी छंद का लय भी है, और जब हम पाठ करते हैं तो उसका अर्थ भी सहज ही ज्ञात होता है कि जिसके लग्न समय में पैदा होते ही कुंडली में लग्न में सूर्य हो, तो वह स्त्रियों से और भाई बंधुओं से संतप्त रहता है, पित्त, वायु और रक्त विकार से शरीर में कष्ट होता है, तथा विदेश में व्यापार से धन धान्य की क्षति होती है। अब आप जब इस भाव प्रकाश को पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता, ये कुछ मिला जुला है। तो मैं ये कह रहा हूं बार बार आपको कि फलादेश, जब आप इस तरह का भी सामान्य ज्ञान प्राप्त करोगे तो फलादेश की श्रेणी में उसके बाद हम लोग जाएंगे। यहां पर सामान्य ज्ञान प्राप्त करने की कि लग्न का सूर्य लगभग कैसा फल देता है, तो बोला कि
लग्न स्थान में सूर्य होता है तो वह भाई बंधुओं से संतप्त रहता है, पित्त और वायु के विकार से शरीर में कष्ट होता है, विदेश में व्यापार से धन धान्य की क्षति होती है। दूसरे स्थान में यदि सूर्य होता है, धन स्थान में यदि सूर्य होता है तो वह जातक बहुत भाग्यशाली माना गया है। बंधु बांधवों के साथ कलह है, सदा शुभ कार्य में धन का व्यय होता है तथा गृह द्वार घोड़ों के शब्द से सुशोभित होता है, किंतु अहंकार वश उसे शुभ कार्य नहीं होता। ऐसे ही तृतीय भाव का सूर्य भी बहुत अच्छा कहा गया है। तृतीये चंडांशो भवति जनने विक्रम कला प्रविस्तारो यस्यातुलबलमलं तीर्थगमनम् विपक्षाणां क्षोभः सपदि समरे भूप कृपया प्रतापस्याधिक्यं सहज गणतो दुख मनिशम। बोला तृतीय भाव का जब सूर्य होता है, तृतीय भाव में सूर्य होता है तो पराक्रम की वृद्धि होती है, और तीसरा भाव ऐसे भी पराक्रम का ही माना जाता है, क्योंकि जातक अलंकार का एक श्लोक है कि देहम द्रव्यम पराक्रमो सुक्षुतो शत्रु क्लत्रमृत्युर राज्य पदम क्रमेण गदिता लाभ व्यय लग्नतः। तो क्रमशः के द्वादश भाव से क्या क्या विचार किया जाता है, तो इस भाव प्रकाश के इस द्वादश भाव फलाध्याय में मैं एक एक ग्रह का द्वादश भाव में फल नहीं यहां पर बताने जा रहा हूं आपको, अपितु एक दृष्टि देने जा रहा हूं, क्योंकि भाव प्रकाश को एक आधे घंटे में समेटना नामुमकिन है, परंतु एक दिव्य दृष्टि मिल जाए कि भाव प्रकाश को हम कैसे पढ़ें और इसमें क्या क्या ज्ञान दिया है और उसकी उपयोगिता क्या है, कैसे हम उसको और अच्छे से अपने मस्तिष्क में, दिमाग में, बुद्धि में बिठा सकते हैं। तो ये एक शिखरणी छंद में द्वादश भावों का बहुत अच्छा वर्णन है, और शिखरणी छंद की लय हमें आनी चाहिए, पता होनी चाहिए, और अगर हम कुछ दिन इसका लगातार पाठ करेंगे और साथ साथ अर्थ भी पढ़ते रहेंगे तो सहज ही कौन ग्रह कुंडली के किस भाव में होता है तो क्या क्या फल देखने को मिलता है यह हम समझ पाएंगे। तो कुंडली में सूर्य आदि नव ग्रहों का द्वादश भाव में फल, और तृतीय भाव चैप्टर में फिर अपना तनवादी द्वादश भाव कि किस किस भाव से क्या क्या जाना जाता है, ये भी मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। पिछली कक्षाओं में इस विषय पर आपके लेक्चर हो चुके हैं, आपकी कक्षा हो चुकी है। जो महत्वपूर्ण विषय लगता है और मुझे फोकस करना है वो अभी चतुर्थ भाव पर मैं आ रहा हूं, चतुर्थ अध्याय पर आ रहा हूं। भाव प्रकाश के चतुर्थ अध्याय का नाम है द्वादश भाव कारकाध्याय। कि कुंडली के जो 12 भाव हैं तो 12 भाव के कारक ग्रह कौन कौन से हैं। जैसे हमें राशियां, स्वामी, उच्च, नीच, मित्र, शत्रु इत्यादि का ज्ञान फलादेश के लिए जरूरी है। केंद्र, त्रिकोण, त्रिषडाय का ज्ञान जरूरी है फलादेश के लिए। उसी प्रकार फलादेश में गति पाने के लिए, फलादेश में सटीकता को बढ़ाने के लिए जो कुंडली के 12 भावों के कारक ग्रह होते हैं उनको भी रट जाना होता है, बुद्धि में बिठा लेना होता है, ताकि फलादेश करते समय हमें इन बातों का भी ध्यान रहे और फलादेश में कारकों का भी हम ध्यान रख पाए। तो द्वादश भाव कारकाध्याय का पहला श्लोक है द्वादश भाव के कारक कौन कौन से ग्रह होते हैं। मालिनी छंद में बहुत सुंदर तरीके से, जैसे पहले शिखरणी छंद का वर्णन किया, वैसे यहाँ पर कारकों का वर्णन मालिनी छंद में किया गया है। भाव प्रकाश में बहुत ही सुंदर, जिसको आराम से याद भी किया जा सकता है। तो यह है तरणीरमर मंत्री
मंगलश्चंद्र सौम्यो गुरुरथ शनि भौमो शुक्र आरति क्रमेण अमर गुरु दिनेशौ मंदभानुक्य जीवः सुरगुरुरपि मंदः कारकः सुरविलग्ना। तो मालिनी छंद में एक द्वादश भाव के कारक ग्रहों का वर्णन किया गया है, जिसका अर्थ क्रम से जो हमें अभी ध्यान देना है कि प्रथम भाव का कारक, इस मालिनी छंद में श्लोक हम याद कर सकते हैं तो हमें कारक याद हो जाए कि किन भावों के कारक कौन कौन से ग्रह होते हैं, और इससे अच्छा कारक याद करने का श्लोक नहीं मिलेगा मालिनी छंद में जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो कुंडली के प्रथम भाव का कारक सूर्य होता है। इनका कारक का फल क्या होता है वो भी मैं कुछ देर बाद बताने वाला हूं। ये कारक क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या करेंगे हम ये कारक याद करके, वो भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। प्रथम भाव का कारक सूर्य है। कुंडली के दूसरे भाव का कारक बृहस्पति होता है। तीसरे भाव का कारक मंगल होता है। चौथे भाव का कारक चंद्रमा और बुध होते हैं। चतुर्थ भाव के कारक ग्रह चंद्रमा और बुध होते हैं। पंचम भाव के कारक ग्रह बृहस्पति होते हैं। छठे भाव के कारक ग्रह शनि और मंगल होते हैं। सप्तम भाव के कारक ग्रह शुक्र होते हैं। अष्टम भाव के कारक शनि, नवम भाव के कारक सूर्य और बृहस्पति, दसम भाव के कारक चार ग्रह होते हैं। कर्मस्थान के कारक चार ग्रह होते हैं, सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि। एकादश भाव के कारक बृहस्पति और द्वादश भाव के कारक, द्वादश भाव का कारक ग्रह शनि होता है। फिर इस द्वादश भाव के कारक ग्रहों का यहाँ पर इस पहले श्लोक में वर्णन किया गया है, जिनको हमें याद ही करना है, क्योंकि अगर हमें हिंदी पढ़नी है तो हमें वर्णमाला आनी चाहिए। अगर हमें मैथमेटिक्स सीखना है तो हमें गिनती आनी चाहिए, गणना आनी चाहिए। उसी प्रकार से अगर हमें ज्योतिष सीखना है तो ये भी उसी तरह से आप समझ लीजिए कि बेसिक पॉइंट्स हैं जो आने ही चाहिए। अगर नहीं याद करेंगे तो हम ज्योतिष में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ज्योतिष में हमारी गति नहीं हो पाएगी, ज्योतिष हम नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए द्वादश भाव के कारक मालिनी छंद में हम जरूर याद करें। और सूर्य आदि ग्रहों का विचार आगे करा गया है कि किस किस ग्रह से किस किस विषय के बारे में जाना जाता है। अब सूर्य की बात करें तो सूर्य आत्मा का कारक ग्रह होता है। सूर्य से आत्मा के बारे में विचार करा जाता है। पिता के बारे में सूर्य, पिता का कारक सूर्य होता है। प्रताप, आरोग्य, बल, अभिमान, बुद्धि, क्योंकि गायत्री मंत्र हम अगर पढ़ते हैं तो बुद्धि प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं, धियो यो न प्रचोदयात्। तो सूर्य जो है, अगर चंद्रमा की बात करते हैं, फिर मैं और स्पष्ट करता हूं। चंद्रमा जो है वो माता का कारक होता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। कला में निपुणता और सुख का विचार भी चंद्रमा से होता है। चंद्रमा मन का कारक है और माता का कारक है। मंगल की बात करते हैं, धैर्य उत्साह की बात करते हैं, साहस, सेनापतित्व, भाई, शत्रु, पराक्रम,
तलवार, भाला इत्यादि जो हमारे हथियार हैं उनका वर्णन, उनके बारे में भी मंगल से पता चलता है। बुद्ध हमारी वाणी का कारक होता है, हम कैसी वाणी बोलते हैं। और बुद्ध जो है गणित, वेद, आनंद, कला, विवेक शक्ति, उत्तम ज्ञान इत्यादि का भी कारकत्व करता है, अच्छी बुद्धि का कारकत्व होता है। बृहस्पति वाक्पटुता, वाहन का सुख, तंत्र विचार, आनंद, संतान सुख, वेदार्थ ज्ञान और शारीरिक बल इत्यादि का विचार करा जाता है। शनि शुक्र से संगीत, साहित्य, कला, स्त्री का सुख, नृत्य, संगीत, कला, सुंदरता, विद्या, बल, ऐश्वर्य, वीर्य का विचार किया जाता है। शनि से लोभ, मोह, वात, व्याधि, क्योंकि शनि वायु का कारक होता है, दुर्बुद्धि, दूसरे को ठगने की शक्ति आदि का विचार शनि से किया जाता है। कहने का तात्पर्य है यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में नवग्रहों की स्थिति होती है, नवग्रहों के बारे में हम विचार करते हैं, ब्रह्मांड में नवग्रह हैं, वही नव के नवग्रह हमारे इस शरीर में भी विराजमान है। क्योंकि हमारी आत्मा का कारक सूर्य होता है, पिता का कारक सूर्य होता है। हमारे शरीर में मन की बात करते हैं तो मन को हैंडल करने वाला चंद्रमा होता है। मांस की बात करते हैं, मज्जा की बात करते हैं, हमारे शरीर में जो मज्जा है उसका नेतृत्व मंगल करता है। वाणी और सोचने समझने की शक्ति, विवेक शक्ति का नेतृत्व बुद्ध करता है। शिक्षा, विद्या, गुरु भाव, धर्म इत्यादि का नेतृत्व बृहस्पति करता है हमारे शरीर में। वसा का भी, मोटापे का भी कारक हमारा ये बृहस्पति ही होता है। शुक्र हमारे शरीर में धातु विशेष का नेतृत्व करता है। स्त्री का कारक भी शुक्र होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी की कुंडली में सूर्य को देख करके ही हमें कुछ बताना हो तो हम बता सकते हैं। अगर हमें सूर्य की प्रकृति पता हो, सूर्य का कैसा स्वभाव है, कैसा नेचर है, गर्म है कि ठंडा है, ग्रह विशेष को देख करके पता लगा सकते हैं। ग्रहों की प्रकृति का जब हमको ज्ञान होगा तो सामने वाले व्यक्ति की कुंडली में कौन सा ग्रह लगन में बैठा है तो हम उस ग्रह की प्रकृति के अनुसार उस व्यक्ति विशेष का भी संकेत प्राप्त कर सकते हैं, सूचनाएं हमें मिलने लगती। क्योंकि ग्रह को देखना है, ग्रह की प्रकृति हमें पता है कि कौन सा ग्रह कैसा है और किस चीज का नेतृत्व करता है। उस ग्रह को देखते देखते भी हमारी वाणी से अपने आप ही शब्द निकलने लगते, फलादेश होने लगता है। तो अब जैसे शनि की बात है, वात प्रधान यह शनि है। बहुत लोगों को वात दोष होते हैं, घुटनों के दर्द होते हैं, वायु दोष होते हैं, पता ही नहीं लगता, पूरे एक्सरे अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या बीमारी है। उन लोगों को वात दोष होता है, वायु दोष होता है जो दिखता नहीं। उसके भी उपचार होते हैं कि अगर वायु दोष हो, कुछ भी ना निकले तो उसके लिए क्या उपचार करना चाहिए। बहुत अच्छे और सटीक उपाय हैं ज्योतिषीय। तो आगे फिर कारक ग्रहों के बारे में कहा गया है, जो हमने सबसे पहले श्लोक में भी पढ़ा कि जिस भाव का कारक ग्रह, जैसे सूर्य लग्न का कारक है और साथ ही सूर्य दसम भाव का कारक है, नवम भाव का कारक है। तो यदि सूर्य लगन,
नवम और दसम भाव का कारक है, तो बोला कि जिस भाव का कारक ग्रह अपने उच्च राशि में हो तो 100% फल देगा उस कारक भाव से संबंधित। और यदि अपने घर का हो, मित्र घर का हो, तो उस कारक ग्रह के पदार्थों का लाभ कहना चाहिए तथा नीच या शत्रु के घर में रहे तो हानि कहनी चाहिए। अब ग्रहों के कारकत्व से ही हमें पता चल जाएगा कि कौन ग्रह, क्योंकि इसलिए तो उच्च, नीच, मित्र, शत्रु, इसलिए तो हमें याद करने हैं ताकि हम फलादेश करें और हमें पता चल जाए और सामने जो बैठा है वो भी चमत्कृत हो जाए कि सामने वाले ने, ज्योतिषी ने कैसे बता दिया। आखिर ऐसा कौन सा साइंटिफिक रीजन है, कौन सी वैज्ञानिकता है ज्योतिष में जो बता दिया। तो कारक ग्रहों का ज्ञान होना भी हमें इसलिए जरूरी है। एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि जिस भाव का कारक ग्रह है अपने उच्च का, मूलक त्रिकोण का, अपनी राशि का, मित्र ग्रह का हो, उस कारक ग्रह, वो जो ग्रह है वो जिन जिन वस्तुओं का, संबंधों का नेतृत्व करता है वो चीजें बढ़िया बढ़िया मिलेंगी। और यदि वो कारक ग्रह खराब है, नीच है, शत्रु का है, कमजोर है, त्रिक या त्रिषडाय में है, तो उन चीजों की हानि होगी। ऐसा हम फलादेश के समय में कहने में सक्षम हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। सूर्यादि ग्रहों के बल और अबल, बली होना और बिना बल के होना, इनका विचार भी उन ग्रहों के पदार्थों का चिंतन ज्योतिर्विदों को करना चाहिए। हम सबको विशेष ध्यान देना चाहिए और विशेष रूप से फलादेश के लिए क्या जरूरी है। भाव, द्वादश भाव, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, 12 भावों का अच्छे से पता होना चाहिए कि शुभ भाव कौन से हैं, अशुभ भाव कौन से। केंद्र और त्रिकोण शुभ भाव है, त्रिषडाय और त्रिक अशुभ भाव है। जब हमें भाव के बारे में पता होगा तो उसके बाद भावेश, जो उन भावों के मालिक हैं, अधिपति हैं, स्वामी हैं, दूसरे नंबर पे हमें उसका पता होना चाहिए। पहले भावों का पता हो गया, फिर भावेश का पता हो गया कि किन किन भावों के स्वामी कौन कौन ग्रह, और तीसरे नंबर पर कारक, तीसरे नंबर पर कारक भावों का पता होना चाहिए, किस ग्रह का कारक भाव कौन सा है। तो 3 बातें याद रखनी हमें, क्या क्या। भाव अर्थात कुंडली के 12 भाव, किस किस भाव से क्या क्या विचार किया जाता है। भावेश, उन भावों के स्वामी शुभ स्थिति में बैठे हैं या अशुभ स्थिति में बैठे, केंद्रों में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं या त्रिक या त्रिषडाय में बैठे। और इसी प्रकार कारक ग्रह उच्च के हैं, नीच के हैं, मूल त्रिकोण के हैं, मित्र के हैं, शत्रु के हैं, इनका विचार भी हमें करना होता है। तो हमें 3 प्रधान रूप से विषय ध्यान रखने हैं, भाव, भावेश, कारक। ये बूढ़े बात ठीक है। यदि भाव, भावेश, कारक तीनों निर्बल हों, क्या भाव भी निर्बल है, यदि भाव भी निर्बल है, यदि भाव भी निर्बल है, भावेश भी निर्बल और कारक भी निर्बल है, तीनों निर्बल होते हैं, तो भाव के तो फल का अभाव कहना चाहिए। सटीकता ही नहीं सूत्रों पर डिपेंड करती है। पता लगा हमारा भाव भी स्ट्रॉन्ग है कुंडली में, भावेश भी स्ट्रॉन्ग है, परंतु कारक कमजोर है। तो ऐसी स्थिति में भाव और भावेश दो स्ट्रॉन्ग है तो कारक तो हमें थोड़ा
70% तक फल मिलेगा। और यदि तीनों ही स्ट्रांग हो गए, सटीकता के साथ हम उसको कह सकते हैं, उस फल को कह सकते हैं। और तीनों ही वीक हो गए, कमजोर हो गए कुंडली में, तो हम बिल्कुल शांत रहते हुए उसको कुछ विशेष उपाय बताते हुए तब आगे बढ़े। और इसके बाद इसी भाव प्रकाश में तन्वादि द्वादश भावों का विचार भी किया गया है और डिटेल में प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, द्वादश भाव तक का वर्णन किया गया है हमारे इस ग्रंथ में। और इसके बाद योग अध्याय हमारा आता है। योगाध्याय में अलग अलग प्रकार के योग दिए हुए हैं, जिन योगों को हमें सिर्फ ध्यान ही रखना होता है कि हाँ ऐसा ऐसा योग बनता है ग्रहों का, तो ऐसा ऐसा फल होता है। बाकी जितना ज्यादा हम धीरे धीरे प्रतिदिन कुछ कुछ अंश मन से, श्रद्धा से, भावना से और विश्वास से पढ़ते रहेंगे, उतना उतना जितना अनुराग और रुचि हमारी ज्योतिष में होगी, उतना ही जल्दी हम ज्योतिष सीख पाएंगे और ज्योतिष में हमारी अच्छी गति हो पाएगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा एक भाव प्रकाश में लास्ट में अध्याय है उस पर फोकस करना चाहूंगा। यहां पर दशा फलाध्याय है, जिसमें कहा है कि केंद्रेश अपनी दशा में, केंद्रेश अपनी महादशा में, त्रिकोणेश की जब अंतर्दशा आती है, महादशा केंद्रेश की है, केंद्र के स्वामी की है, और अंतर्दशा त्रिकोण के स्वामी की है, तो शुभ फल देते हैं। क्या केंद्र के मालिक की दशा है, महादशा है, और त्रिकोण के मालिक की अंतर्दशा है, तो शुभ फल मिलता है। फिर कह रहे हैं, बोलो त्रिकोणेश भी अपनी महादशा में जब केंद्रेश की अंतर्दशा आती है तो शुभ फल देते हैं। केंद्रेश की दशा हो और त्रिकोणेश की अंतर्दशा हो, बढ़िया फल मिलेगा। या त्रिकोणेश की महादशा हो और केंद्रेश की अंतर्दशा हो, तब भी शुभ फल मिलेगा। और किस किस ग्रह की महादशा में क्या क्या फल मिलेगा, ऐसा वर्णन भी भाव प्रकाश में किया गया है कि सूर्य की दशा में कैसा फल मिलता है, चंद्रमा की दशा में कैसा फल मिलता है, मंगल की दशा में कैसा फल मिलता है, राहु की दशा में कैसा फल मिलता है। परंतु ये जो भाव प्रकाश में दिया हुआ है, ये एक सामान्य बेसिक नॉलेज के लिए दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि रवि की महादशा जो यहाँ कह दी है तो सेम 100% वैसी वैसी होगी। अब ये भी तो देखना पड़ेगा कुंडली में आपको, रवि अर्थात सूर्य जो है कुंडली में है कैसा। अगर अच्छा है तो बहुत बढ़िया बढ़िया फल कहेंगे, और अगर खराब है तो फिर सूर्य से संबंधित जो फल होते हैं वैसे वैसे फल कहेंगे। उदाहरण बताता हूं, जैसे माना कि सूर्य की महादशा प्रारंभ हुई और सूर्य कुंडली में बहुत बढ़िया है, कुंडली में मान लिया अपनी ही राशि का बैठा है, सिंह राशि है, सॉरी सिंह राशि में सूर्य बैठा है, 5 नंबर में सूर्य बैठा है, तो अपनी राशि में बैठ गया। और माना वो सूर्य जो है कुंडली में दसम भाव, सूर्य कुंडली में दसम भाव में बैठा है, अपनी राशि सिंह राशि में बैठा है। तो यहां पर फल कहा है, शुभ भी बताया है, अशुभ भी बताया है, परंतु वहां पर हम क्या कहेंगे, सूर्य जो है हमारी आत्मा का भी कारक है। अपनी राशि में सूर्य कुंडली में बैठा तो हम कह सकते हैं कि आत्मविश्वासी होगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। सूर्य हड्डियों का कारक होता है तो हम कह सकते हैं कि हड्डियां स्ट्रांग होंगी, मजबूत होगा, बोन काफी अच्छी अच्छी होंगी। पिता का कारक है, हम कह सकते हैं कि पिताजी बहुत अच्छे रहेंगे, सुदृढ़ रहेंगे, क्योंकि अपनी राशि का सूर्य बैठा। और अधिकारियों का भी ग्रह सूर्य होता है तो हम कहेंगे कि अधिकारियों के साथ बहुत अच्छी मैत्री रहेगी। और खुद भी 10वें भाव में जब सूर्य बैठा है, अपनी राशि का बैठा है, तो एक अच्छा अधिकारी बनने का वहां पर सिग्नल होता है, संकेत होता है। और इसके विपरीत यदि वही सूर्य कुंडली के 10वें भाव में, उसी भाव में
नीच का बैठा है, तुला राशि में बैठा। अब तुला राशि का सूर्य है तो नीच का ग्रह तो 0 फल देता है, अपना अच्छा फल नहीं दे पाता, कमजोर होता है बहुत उसमें। तो ऐसी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि नीच के सूर्य में हड्डियां उसकी वीक हो, बैकबोन, हड्डियों से संबंधित पीड़ा देखने को मिलती हो, या थोड़ा बहुत ठंड के समय में उसको ज्यादा पेन होता हो, पिताजी से बहुत अच्छे संबंध नहीं कह सकते, अधिकारियों से भी बड़े अच्छे संबंध नहीं कह सकते, और नंबर 1 का डरपोक होगा, क्योंकि सूर्य कमजोर है, बिल्कुल आत्मविश्वास की तो बात ही नहीं। तो देखो ग्रह के उच्च और नीच से ही हम फलादेश कैसे आगे बढ़ रहे हैं। अब ये तो एक पक्ष है, अब केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, उच्च का बैठा है, नीच का बैठा है, तो ग्रह की दशा और अंतरदशा विशेष में भी किस ग्रह की दशा में कैसा फल मिलता है, इस तरह का वर्णन भी हमें कुंडली को देखते हुए ही करना चाहिए। यहां पर सामान्य रूप से बताया गया है कि किस ग्रह की महादशा में कैसा फल मिलता है। फिर आगे भाव प्रकाश के दशा फलाध्याय में ही एक श्लोक और दिया है कि उच्च स्थित ग्रह की दशा में, जो ग्रह उच्च का ग्रह है उसकी जब दशा चलती है, कुंडली में उच्च का ग्रह है, कोई भी ग्रह उच्च का है, बोला उच्च ग्रह की दशा में, पहली बात तो यह है कि उच्च ग्रह की दशा में वो ग्रह जिन जिन वस्तुओं का कारक होता है, जिन जिन संबंधों का कारक होता है, उस तरह के बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देखने को। और दूसरी तरफ उच्च ग्रह की दशा में बोला पृथ्वी, ग्राम, आभूषण, स्त्री, वस्त्र, गृह, वाहन लाभ और कीर्ति का विस्तार। किसी भी उच्च ग्रह की महादशा चलती है तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और 100% रिजल्ट वही मिलते हैं जिन जिन भावों का वो नेतृत्व करता हो या जिन जिन भावों का वो कारक हो। अपने घर में बैठे हुए ग्रह का भी फल यहां बताया गया है कि अपने घर में बैठा हुआ ग्रह की दशा में नित्य नूतन वस्त्रों का लाभ होता है, गृह सुख, युवती सुख, स्त्री का सुख, भूमि, आभूषण, यश का लाभ होता है, विशेषकर शत्रुओं की हानि होती है। अब बात पहले ही स्पष्ट कर दी कि उच्च के ग्रह 100% फल देते हैं, मूल त्रिकोण के ग्रह 75% फल देते हैं, अपनी राशि के ग्रह, स्वराशि के ग्रह 50% फल देते हैं, मित्र राशि के ग्रह 25% फल देते हैं, शत्रु राशि के ग्रह 12.5% फल देते हैं, और इस प्रकार से नीच के ग्रह 0 फल देते हैं। कुंडली में जो नीच ग्रह होते हैं वो हमें 0 फल देते हैं। वो जिन जिन भावों के मालिक होते हैं, जिन जिन वस्तुओं का नेतृत्व करते हैं, जिन जिन भावों के कारक होते हैं, उन से संबंधित हमें कम से कम फल देखने को मिलते हैं। हरिओम। आवाज आ रही है? जी सर। हाँ मास्टर जी। और इसी प्रकार से मैंने उच्च के ग्रह, अपने घर के ग्रह, अपनी राशि के ग्रह और शत्रु के घर, शत्रु की राशि में बैठे ग्रह कैसा कैसा फल देते हैं, हम कुछ कुछ 10-15 मेन सूत्रों को थोड़ा ध्यान में लाएं और उनको फोकस करें और सटीकता से आप दिमाग में बिठा लें, और इसके साथ ही जितना ज्यादा इंटरेस्ट, रुचि हमारी ज्योतिष में होगी, उतना ही जल्दी और उतना ही सटीक हम फलादेश करने में सफल होंगे। इसके बाद अस्त ग्रह के बारे में विवरण है कि सूर्य के साथ कोई भी ग्रह बैठता है तो अस्त हो जाता है, यानी कि सूर्य की एनर्जी इतनी होती है कि दूसरे ग्रह सूर्य की एनर्जी के आगे अपना काम नहीं कर पाते। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार कई बार हम बहुत बड़े बड़े विद्वानों के बीच में बैठ जाते हैं या अपने धुरंधर गुरुजनों के साथ मंच पर बैठ जाते हैं और हमें भी कुछ बोलना होता तो हमें भी अपने गुरुजनों के समक्ष उस तरह के
तेज के समक्ष हम भी अपने आप को थोड़ा सा हीन फील करते हैं, थोड़ा सा फील होता है कि नहीं कैसे गुरुजनों के समक्ष बोलेंगे। उसी प्रकार सूर्य के साथ जब भी कोई ग्रह बैठता है तो सूर्य की एनर्जी और प्रकाश के आगे वो ग्रह डल पड़ जाते हैं, अपना पूरा फल नहीं दे पाते, अस्त माने जाते हैं। और जब हम बहुत अंदर तक और पढ़ते हैं तो फिर ऐसा भी नहीं कि सारे के सारे ग्रह सूर्य के साथ बैठ गए तो अस्त ही होंगे, वहां पर फिर अंशात्मक रूप से भी बताया गया कि कोई ग्रह इतने अंश तक का हो तब वो सूर्य के साथ बैठा तब अस्त होता है, और इस अंश के बाद हो तो वो अस्त नहीं होता, ऐसा भी वर्णन आगे पढ़ते हैं। परंतु मूल रूप से सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठा तो अस्त होता है, ऐसा हम सामान्य जानकारी के लिए दिमाग में बिठा सकते हैं। और अस्त ग्रह, सूर्य के साथ जो ग्रह बैठा हो वो ग्रह जिन जिन वस्तुओं का नेतृत्व करता है, जिन जिन संबंधों का नेतृत्व करता है, जिन जिन भावों का कारक होता है, वो अस्त ग्रह भी, जैसे एक विकलांग व्यक्ति होता है ना, कि प्राण है, सब खा पी भी रहे हैं परंतु थोड़ा सा पूर्ण रूप से समर्थ नहीं हो, तो अस्त ग्रह भी एक विकलांग की तरह ही फल दे पाते हैं, पूरा फल नहीं दे पाते जैसे कैसे अस्त ग्रह फल देते। तो बोला दशाधीश ग्रह यदि अस्त हो, अब कोई ग्रह अस्त है और उसकी महादशा आ गई, अस्त ग्रह की महादशा आ गई, तो उसकी दशा में मनुष्य को बलवान व्यक्ति से विरोध, हृदय या पेट में रोग, शत्रु से चिंता, व्याधि, व्यसन, मानहानि और राजा के कोप से धन का नाश होता है। ये एक बात कही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो कह दिया यहां पर 100% मान के नहीं चलना, उसको दिमाग में बिठाना है एक सूत्र। अब वो अस्त ग्रह है, किस किस माना बुध अस्त है, बुध अस्त है, सूर्य के साथ बैठा है और अस्त है, और कुछ अंशात्मक मान तक वो अस्त भी नहीं होता, वो सूत्र है वो अलग से कि कितने अंश तक अस्त होता है। तो माना बुध सूर्य के साथ है और अस्त है, तो सूर्य वाणी का कारक है, वाणी के प्रभाव को कम करेगा, चमड़ी का कारक है, त्वचा से संबंधित कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। बुध चमड़ी का कारक है? हाँ, चमड़ी का है, शरीर में जो हमारी त्वचा है, जैसे किसी की चमड़ी बराबर खराब होती है, त्वचा रोग होते हैं, उनका बुध ज्यादातर लोगों का खराब होता है। किसी की वाणी डिस्टर्ब है, बहुत समस्या है वाणी से रिलेटेड, गाली गलौची करते हैं या हमेशा झूठ से ज्यादा फालतू बातें करते हैं, फालतू बकवास करते हैं, उनका वाणी दोष होता है, बुध की समस्या होती है कुंडली में। मतलब किसी व्यक्ति विशेष के स्वभाव को देख करके भी एक ज्योतिषी आकलन कर लेता है कि इसकी कुंडली में कौन सा ग्रह खराब है। और नीच ग्रह के बारे में आगे इसी अध्याय में कहा गया है कि नीच राशि स्थित ग्रह, नीच राशि में बैठा हुआ ग्रह अपनी दशा में महाभय, संचित धन का नाश, बंधन और अपमान देता है। यानी कि नीच के ग्रह की दशा चली है, अंतरदशा चली है, तो वो कुंडली में जिन जिन भावों का मालिक होगा उन भावों से संबंधित फल, नेचुरल रूप से भी वो ग्रह जिन जिन वस्तुओं का कारक होता है उनका फल, उसमें बहुत नीच का ग्रह जीरो फल देता है, रिजल्ट ही नहीं देता। चाहे किसी भी कोई भी ग्रह है, स्पष्ट कहा है शास्त्र में कि नीच का ग्रह जीरो फल देता है। हाँ, अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में आप पढ़ोगे कि नीच का ग्रह है परंतु नीच भंग कैसे हो गया, नीच भंग राजयोग कैसे बन गया, कि नीच है उसके बावजूद भी उसने राजा बना दिया, ये आगे पढ़ेंगे। अब सिर्फ इतनी बात है कि नीच का ग्रह जीरो फल देता है। और दशा के प्रारंभ काल में चंद्रमा यदि बली हो तो सुफल, निर्बल हो तो असुफल, मध्य बली हो तो मिश्रित फल देता है। इस तरह चंद्रमा द्वारा शुभ अशुभ फलों को आचार्यों ने कहा है। दशा का मालिक जिस ग्रह की दशा चली हो वह यदि बलवान हो तो पूरा पूरा फल मिलता है, और यदि दशा का मालिक जिस ग्रह की दशा चली हो वह यदि नीच हो, निर्बल हो तो फल नहीं मिल पाता। और लग्नेश की दशा, जो कुंडली में लगन
होता है लग्न में किसी की 12 राशि में से कोई भी राशि हो, तो लग्न में जो राशि होती है उस राशि के नाम से उस लग्न का नाम होता है। मेष राशि लग्न में है तो कहेंगे मेष लग्न की कुंडली है। वृष राशि 2 नंबर की राशि कुंडली में लग्न में है तो कहेंगे वृष लग्न की कुंडली है। 3 नंबर है तो बोलेंगे मिथुन लग्न की कुंडली है। तो बोला लग्नेश की दशा में विविध प्रकार के आभूषण, वस्त्र, भूमि, ग्राम, बगीचा, रमण आदि का सुख और मित्र के साथ मनोविनोद होता है। कहने का मतलब है कि लगन पूरी कुंडली में, मैं बार बार कहा आपको, पूरी कुंडली में लगन का अपना महत्व है, क्योंकि लगन हमारा शरीर है। अगर लगन हमारा अच्छा है, शरीर हमारा अच्छा है, व्यक्तित्व हमारा अच्छा है, तभी हम पैसे के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, वाहन बंगले आदि के बारे में, विवाह के बारे में, संतान के बारे में, भाग्य के बारे में, नौकरी के बारे में विचार करते हैं। और लगन ही खराब है, शरीर ही खराब है, तो बाकी चीजों का, बाकी वस्तुओं का कोई औचित्य नहीं रहता। कुछ शरीर सुख, किसी का भी शरीर डगमगा जाता है, परेशान हो जाता है, रोगी हो जाता है, कई दिन रोगी पड़ जाता है, तो सोचता है भगवान मैं ठीक हो जाऊं जल्दी। उस टाइम सिर्फ अपने शरीर के बारे में सोचता है, सब कुछ छोड़ देता है ना। उसको बढ़िया से बढ़िया मिठाई उसके सामने रख दो, बढ़िया से बढ़िया फल रख दो, जिनको पसंद करता था पहले, रोगी होने पर वो सब रस उसके आगे जीरो हो जाता है। तो इसलिए हमारी कुंडली में लगन का बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है। लगन हमारा शरीर है। और जब हम सुदर्शन कुंडली की बात करते हैं तो वहां पर पहले स्थान पर लगन कुंडली आती है, और लगन कुंडली शरीर को आधार मान के चलती है कि शरीर है। और दूसरी कुंडली बनती है सुदर्शन कुंडली में चंद्र कुंडली, लगन कुंडली के बाहर चंद्र कुंडली। और चंद्र कुंडली हमारा मन है, चंद्र कुंडली हमारा मन है। और तीसरे नंबर पर चंद्र कुंडली के बाहर बनती है सूर्य कुंडली, और सूर्य कुंडली हमारी आत्मा है। तो लगन कुंडली शरीर, चंद्र कुंडली मन, और सूर्य कुंडली आत्मा। तो शरीर, मन और आत्मा तीनों को मिलाकर के, तीनों को हम एक दृष्टि से देखते हैं, और तीनों को मिलाकर के जब हम एक बार दृष्टिपात करते हैं सुदर्शन कुंडली पर, तो हम फलादेश के क्षेत्र में और आगे बढ़ते हैं। और फलादेश करने के लिए महत्वपूर्ण विषय, फलादेश करने के लिए हमें इन कुंडलियों, लगन कुंडली को देखने के साथ साथ चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, इन पे, सुदर्शन कुंडली पे भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे प्रौढ़ता में आगे बढ़ते जाएंगे, ज्योतिष की ये इस ज्ञान रूपी समुद्र में गोता लगाते जाएंगे, वैसे वैसे और ज्यादा ललक भी पैदा होगी सीखने की। तो लगन कुंडली के साथ साथ हम षड्वर्ग, नवांश, दृष्टांत, सप्तांश, दशांश, द्वादशांश इत्यादि षड्वर्ग, सप्तवर्ग, षोडश वर्ग की कुंडलियां हमारी बनती है। अगर हमें बिल्कुल फलादेश में सटीकता प्राप्त करनी है आने वाले समय में, तो लगन कुंडली के साथ साथ हमें अन्य कुंडलियों पर भी ध्यान देना होता है कि जो ग्रह लगन कुंडली में अच्छा है, क्या वो नवांश कुंडली में भी अच्छा है, क्या वह ग्रह दृष्टांत कुंडली में भी अच्छा है, क्या वह ग्रह दशांश कुंडली में भी अच्छा है। तो ऐसे आगे पारिजात आदि संज्ञाएं होती हैं कि 10 वर्ग, षड्वर्ग, सप्तवर्ग, 10 वर्ग, षोडश वर्ग। एक तो इनमें एक बार ध्यान दिया जाता है कि वो ग्रह कितने वर्गों में अच्छा है, तो हम फलादेश की सटीकता में आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद लास्ट में इंसान जो कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। 1% भी बिना कर्म के
किसी के साथ भी, जितने भी हम सभी जुड़े हैं यहाँ पर, किसी के साथ भी अच्छे से अच्छा हो रहा है, उसका कारण सिर्फ वही है। और जिसके साथ इस टाइम पीरियड में जो जुड़े हैं, किसी के साथ बहुत नेगेटिव घटनाएं घटित हो रही हैं, उसका कारण भी वो खुद है, क्योंकि यहाँ पर कर्म ही कारण है। और ये ज्योतिष उस कर्म को ही कुंडली के माध्यम से एक बार स्पष्ट कर देता है कि ऐसा है और ऐसा होगा। अब कोई कहता है कि जो होना है वो तो होना ही है, जब ऐसा ही है तो ये बकवासबाजी काहे कर रहे हो, काहे को ज्योतिष को बीच में ला रहे हो, जो होना है वो होना ही है। तो ऐसी परिस्थिति में जो होना है वो होना ही है। अगर देखिए, वृष्टि बारिश अगर होनी है तो होनी ही है, कोई रोक नहीं पाएगा उसको, होनी है वो होनी है, प्रकृति है, समय है। परंतु उस बारिश के समय में अगर आपको बारिश का समय से पहले पता चल रहा है कि बारिश होने वाली है, संगीता शास्त्र के द्वारा वर्तमान काल में मौसम विज्ञान के माध्यम से आजकल मोबाइल में भी हमें पता चल जाता है कि बादल आ रहे हैं, बारिश बताई है, बारिश होने की संभावना है, पता चल जाता है। तो हम समय से पहले गाड़ी लेके निकलते हैं घर से, बाइक लेके नहीं निकलते, या छाता लेके निकलते हैं, या पता है कि बारिश होगी तो उस टाइम अपनी यात्रा को बंद कर देते हैं, या बारिश होने जो समय बताया हो लगभग उससे पहले पहले भाग लेते हैं, वहां पहुंच जाते हैं जहां पहुंचना हो। तो जब ज्योतिष शास्त्रीय उपायों के द्वारा, जैसे बारिश होनी है तो होनी ही है, उसको टाल नहीं सकते, वैसे किसी का खराब समय चल रहा है तो चलेगा ही चलेगा और आएगा ही आएगा। उपाय इतना काम करता है कि छाता लेकर के चल रहे हैं तो बारिश होगी होगी तो भीगने से बच जाओगे, और छाता लेकर के कितना बचोगे, आपकी धड़ बचेगा, टांगे फिर भी गीली हो जाएगी। उपाय हमारा इतना काम करता है। अगर हमें समय से पहले पता चल रहा है कि मारक चल रहा है, मृत्यु तुल्य कष्ट चल रहा है, तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा करके उस दोष को काफी हद तक कम करने का प्रयास किया जा सकता है। मृत्यु तुल्य कष्ट चल रहा है तो पता लगा कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा लिया तो एक्सीडेंट हुआ परंतु बच गया, एक्सीडेंट हुआ परंतु गाड़ी के नीचे नीचे से ही निकल गया, टायर भी ऊपर नहीं गया और बच गया। एक्सीडेंट हुआ और छोटी मोटी चोट लगी, मरने से बच गया, बाल बाल बच गया, इसे कहते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट। तो उपाय हमारे ऐसा ही काम करते हैं। अब अगर कोई कहता है यार बकवासबाजी करते हो ज्योतिषी लोग, सब लोग सब बकवास है, जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि बकवास है, जो होना है वो होना ही है, वही व्यक्ति, उसी व्यक्ति के पेट में जब पीड़ा पड़ती है, दर्द होता है, वही व्यक्ति अजवाइन खाता है। सहन करो, जब होना है तो होना है, तो क्यों बोल रहे हो फिर ऐसे। वही व्यक्ति हल्दी खाता है पेट की दर्द को शांत करने के लिए। अब पता लगा उसने हल्दी भी खा ली, अजवाइन भी खा ली, उसका पेट का दर्द शांत ही नहीं हुआ। डॉक्टर के पास जाएगा वही व्यक्ति जो कहता है बकवास है, जो होना है वो होना ही है, क्यों डॉक्टर के चक्कर में पड़े। डॉक्टर के पास जाते हो, गोली लाते हो, डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर गोली देता है। हो सकता है उसने एक गोली खाई ठीक हो गया, और ये भी हो सकता है कि उसने हफ्ता और 10 दिन गोली खा ली, उसको आराम ही नहीं हुआ, पेट दर्द वैसे बना है। फिर डॉक्टर के पास जाएगा वही बंदा जो कहता था कि जो होना है वो होना ही है, सब बकवास। सहन करो, जब होना है तो होना है, तो सहन करो, काहे डॉक्टर के पास जाए। फिर वही व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, अल्ट्रासाउंड कराता है, एक्सरे कराता है, और डॉक्टर उसको बोलता है भाई साहब पेट में पथरी की प्रॉब्लम है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वही व्यक्ति जो कहता था कि जो होना है वो होना ही है, सब बकवासबाजी, वही व्यक्ति ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो जाता है, ऑपरेशन कराता है। 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद रिलीफ फील करता है, हैप्पीनेस फील करता है। यानी कि जो ये कहता है कि जो होना है वो होना ही है, वो व्यक्ति भी आगे पीछे क्यों भाग रहा है, यानी कि उपाय ढूंढ रहा है।
उसका उसका कुछ ना कुछ दवाई ढूंढ रहे हैं, रेमेडी ढूंढ रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है, हम वो चीजें खाते पीते हैं, फल फ्रूट खाते पीते हैं। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी की कमी हो जाती है, धूप में बैठते हैं, पूरी हो जाती है। विटामिन सी की कमी हो जाती है, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस तरह की चीजें खाते पीते वो चीज पूरी हो जाती है हमारे शरीर में। ऐसा थोड़ी है कि जो होना है वो होना ही है। काफी हद तक हम उनको कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का प्रयास कर सकते हैं। और हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष जैसे शास्त्र बहुत ही सटीक सटीक उपाय बताए। बस आवश्यकता ये है कि कौन उन उपायों को कितने मन से कर। ज्योतिषी उपायों की जहां बात आती है, कितने अच्छे से, कितनी एकाग्रता से आप 1,25,000 मंत्र जाप कर लो, ये जरूरी नहीं है कि आपको फायदा हो जाए। पता चला 1.25 लाख जाप कर लिया तो करने वाले एक से बढ़कर एक नौटंकीबाज थे, मोबाइल ही देखते रहे जाप करते हुए, माइंड का कंसंट्रेशन ही नहीं था। जबकि जब तब करते हम किसी अपने लिए भी या दूसरों के लिए भी, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन को बढ़ाना होता है, एकाग्रता को बढ़ाते हुए ध्यान अवस्था में जाने का प्रयास करना होता है। 5, 4, 7, 10 माला के बाद हमारा ध्यान लगने लगता है, आनंद आने लगता है, तो हम खुद भी फल प्राप्त करने में आगे हो जाते हैं। और यजमान के लिए करते हैं, उनके लिए भी अच्छा अच्छा फल मिलता है। जब यजमान को भी अच्छा अच्छा फल मिलता है उपायों से। और इसी प्रकार से खाने पीने की बातें कही मैंने, इसी प्रकार से मंत्राचांटिंग करने से, उस ग्रह विशेष के मंत्र का जाप करने से उस ग्रह विशेष की एनर्जी गेन होती है, उस ग्रह विशेष की एनर्जी स्ट्रांग होती है। और पूजा पाठ, मंत्र जप, दान इत्यादि करने से हमें आनंद मिलता है, शांति मिलती है। अब दान हम करते हैं, दान का साइंटिफिक रीजन यही है कि किसी जरूरतमंद को हम दान दे रहे हैं, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वो ठंड से मर रहा है ठंड के समय में, और हम उसको कंबल भेंट कर रहे हैं और वो आराम की नींद सोएगा। कोई भूखा है, उसको अन्न दान कर रहे हैं, या उसको 1 हफ्ते 10 दिन का आटा वगैरह दे रहे हैं, तो उसको 8-10 दिन खाएगा पिएगा, बड़ा आनंद फील करेगा। और जब वो आनंद फील करेगा, उसकी हैप्पीनेस का कारण जो दान दे रहा है वो बन रहा है। तो ये साइंटिफिक वैज्ञानिकता है। ऐसे ही उस मंत्र विशेष का जाप करने से भी हमारे शरीर का एनर्जी लेवल, पॉजिटिव एनर्जी लेवल बढ़ता है। ठीक है, मंदिर में लोग कहते हैं अरे पत्थर की मूर्तियों को देखने जाते हो, वहां दर्शन करने जाते हो। अरे भाई साहब, उस पत्थर की मूर्ति के पास हजारों हजारों लाखों लाखों लोग एक भाव से आते हैं, एक श्रद्धा से आते हैं, एक विश्वास के साथ आते हैं। पूरी पॉजिटिव ऑरा बनी होती है उस मंदिर के आसपास, घंटों के बजने से, शंखनाद होने से, मंत्रोच्चारण होने से, एक प्रकार की श्रद्धा भावना विश्वास के साथ। कुंभ के मेले में देखिए इतनी भगदड़ हो रही है, इतना ज्यादा 15-15, 20-20 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, पूरे में सोना पड़ रहा है, बिना खाए पिए रहना पड़ रहा है, परंतु श्रद्धा भावना विश्वास, उस सनातन परंपरा के प्रति प्रेम, फिर भी लोग एक दूसरे को देख देख करके चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। भय नहीं कर रहे हैं कि वहां भगदड़ मच रही है, भीड़ है, पता है कि कुंभ 12 साल के बाद आएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो उपाय जितने भी हैं, औषधि मणिमंत्राणाम ग्रह नक्षत्र तारका भाग्य काले भवित सिद्धि अभाग्य निष्फलम, जो औषधि सेवन होता है, हमारे अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां हैं, वनस्पतियों से संबंधित उनकी जड़ें हैं, पत्तियां हैं, उनका पंचांग है पूरा, औषधि के सेवन में हमें काम आता है। मणि रत्न आदि हम धारण करते हैं, जेमस्टोन्स पहनते हैं। ये रासायनिक क्रियाओं के दौरान भूमि के अंदर या सागर में, समुद्रों में मिलते हैं रत्न आदि। सूर्य की किरणों का इनके साथ डायरेक्ट लिंक होता है। सूर्य की किरणें जब इन रत्नों के ऊपर पड़ती हैं तो जेमस्टोन जिस भी ग्रह विशेष का होता है, उस प्रकार की एनर्जी को धीरे धीरे प्रेषित करता है हमारे शरीर में, उस एनर्जी को, और हम रिजल्ट मिलता है। ये नहीं है कि आपने 1.5-2 लाख का नीलम पहन लिया, 1.5-2 लाख का आपने पुखराज पहन लिया और रातों रात आप पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए, ऐसा नहीं है। हर चीज साइंटिफिक है, 100% साइंटिफिक है।
बट एक अपने तरीके से काम करती है। इस दुनिया में जो कुछ भी है, हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है, अपना अस्तित्व है, और समय टू टाइम पूरा पूरा फल मिलता है। तो मुझे लगता है समय हमारा काफी हो चुका है। इस ज्योतिषीय जो अपना क्वेश्चन जी सर, जो सुदर्शन कुंडली होती है वो एक ही बनती है या ये 3 कुंडली बनती है? लगन कुंडली अलग, चंद्र कुंडली अलग और सूर्य कुंडली अलग, और तीनों के हिसाब से उसकी प्रेडिक्शन होती है? 3 कुंडलियां होती हैं ये, और तीनों को एक ही जगह जी रखा जाता है। जैसे लग्न कुंडली में कोई भी लग्न है हमारी कुंडली का, वो होगा, ठीक है। जी चंद्र कुंडली हमारी चंद्रमा जिस राशि में होगा वो हमारी चंद्र जी कुंडली होगी। सूर्य कुंडली सूर्य जिस राशि में होगा वो हमारी सूर्य कुंडली हो गई। तो चंद्र कुंडली का लग्न चंद्रमा जिस राशि में है वही लग्न में रखा जाएगा। सूर्य कुंडली में सूर्य जिस राशि में है वही लग्न में रखा जाता है। तो लग्न चंद्र और सूर्य को हम एक तरीके से देखते हैं कि लग्न कुंडली में कौन सा ग्रह कैसा है, चंद्र कुंडली में कौन सा ग्रह कैसा है, और सूर्य कुंडली में कौन सा ग्रह कैसा है। ऐसे हम उस लग्न कुंडली को, तीनों कुंडलियों की एक ही कुंडली बनाई जाती है। पहले लगन कुंडली, उसके बाहर 12 खाने फिर से बनाए जाते हैं, वो चंद्र कुंडली, और उसके बाहर फिर से तीसरी कुंडली बनाई जाती है, वो सूर्य कुंडली। तो तीनों कुंडलियों की एक कुंडली बनाई जाती है। जी सर, कल की क्लास में सर आप एक बार इसको किस तरीके से इसमें प्रेडिक्शन देनी है सर, वो आप सिखा पाएंगे? कल क्लास हमारे दूसरे वक्ताओं की है, जी और यद्यपि ये जो कक्षा हमारी तय करी गई है, ये लघु पाराशरी ग्रंथ जो ज्योतिष के फलित का बेसिक ग्रंथ है, उसको हम कैसे पढ़ें, उसमें जो सूत्र दिए हैं उनकी क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है फलादेश में, और इसी प्रकार से भाव प्रकाश जो हमारा ग्रंथ है, इस भाव प्रकाश में क्या क्या मैटर है और हम उसको कैसे पढ़ सकते हैं, एक दृष्टि प्रदान करने के लिए ये आज की दोनों कक्षाएं हमारी हुई हैं। और इसके बाद, क्योंकि एक ग्रंथ को एक कक्षा में तो असंभव है, आप लोगों को दृष्टि मिले और उस को पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा हो, रुचि पैदा हो, इसलिए आज की दोनों कक्षाएं ये उस दृष्टि से रखी गई हैं। और ये हमारे राजकीय मनसा देवी संस्कृत कॉलेज में आचार्य की कक्षा में भी पाठ्यक्रम लगा हुआ है, उनको भी मद्देनजर रखते हुए हमारा यह वक्तव्य और व्याख्यान रहा। और किसी का कोई प्रश्न हो, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो, तो एक बार अपना प्रश्न रख सकते हैं। आचार्य जी हरिओम। आचार्य जी, मैं पूछना चाह रहा था, प्राचीन समय में जो राजाओं के साथ मूक प्रश्नों का उत्तर देते थे, वो किस ज्योतिष विद्या के तहत देते थे? जी देखिए, ये जो मूक प्रश्न विचार है, ये हमारा प्रश्न कुंडली पर आधारित है। जो हमारा प्रश्न शास्त्र है उसमें प्रश्न मार्ग आदि शास्त्र आते हैं, तो उसके आधार पर ही यह राजा महाराजाओं के समय में भी उत्तर देते थे। और यह जरूरी नहीं है कि मूक प्रश्नों के ही उत्तर देते थे उस समय। ज्योतिष में जैसे हस्तरेखा है, सामुद्रिक शास्त्र है, अंक ज्योतिष है, और प्रश्न कुंडली है, लक्षण विज्ञान है। क्योंकि जब हम फलित ज्योतिष की बात कर रहे थे आज, ऐसे ही संहिता ज्योतिष में जब हम जाते हैं तो हम प्रकृति के लक्षणों को देख करके भी फलादेश करने में माहिर हो जाते हैं। उसमें जब हम बार बार उसका अध्ययन करते हैं, बादलों के लक्षणों को देख करके, वृक्षों के प्रकृति के लक्षण विशेष को देख करके, और शकुन हमारे साथ कब कब क्या क्या शकुन हो रहा है, उनको देख करके भी हमें आइडियाज लगते हैं। और ये सारे के सारे अथाह वैज्ञानिक हैं, परंतु इनको जब हम अनुभूति करते हैं और इनको बार बार फेस करते हैं और उस ज्ञान को पाने का प्रयास करते हैं, तो ये हमें स्पष्ट दिखता है कि नहीं, ऐसा ऐसा हो रहा है तो ऐसा होने वाला है। आचार्य जी, रमल ज्योतिष का विधान क्या है? देखिए, रमल ज्योतिष पाशक विद्या है, और उसमें ज्यादातर साधना पक्ष ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो उसमें जी पॉइंट्स के माध्यम से ही होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा भी नहीं जाना चाहेंगे।
क्योंकि वो जी स्पष्ट शब्दों में कहूं तो रमन विद्या पिशाच विद्या है, ज्योतिष से संबंधित पिशाच विद्या है। जी, मैं सहमत हूँ आचार्य जी, मैंने भी यही समझा था आपकी बात से। अच्छी जी पकड़ है आपकी ज्योतिष में। जी धन्यवाद आचार्य जी, हरिओम। जी डॉक्टर सुनील जी। जी, अन्य हाँ कोई प्रतिभागी जिनका कोई प्रश्न हो? सर आप ये जो कैथल यूनिवर्सिटी है वहां पे आप प्राचार्य हैं? जी सर हम ज्योतिष के संस्कृत विश्वविद्यालय से हैं, हमें वहां पे बुला के हमें वहां पे ज्योतिष, क्योंकि मैं ज्योतिष डिप्लोमा की स्टूडेंट हूँ, वहां पे भी हमें बुलाएं और हमें मतलब लेक्चर आप हमें दें, कहाँ ऐसा से कुछ अगर आप? पॉसिबल। संस्कृत, ये माता मनसा देवी माँ संस्कृत विश्वविद्यालय से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे प्रिय डॉक्टर सुनील जी वहां पर हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं कभी भी किसी प्रकार का हो। और इसके साथ ही जी मैं राजकीय संस्कृत महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रीता गुप्ता जी को और जी साथ में संयोजक डॉक्टर सुनील कुमार जी, राजवीर जी और डॉक्टर पुष्पा मैडम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया और सभी के साथ रूबरू होने का अवसर दिया। और जी इस पुनः एक बार जी सभी का बहुत बहुत जी आचार्य जी, आपका आज का जो व्याख्यान बड़ा ही विशद रहा और हमारे सभी प्रतिभागियों के लिए बड़ा ही लाभप्रद रहा। और जिस तरह से जिज्ञासा भी आती रही हमारे प्रतिभागियों की, संभवतः आज इनको फलित शास्त्र की बहुत सी चीजें स्पष्ट हो गई हैं। और हम समय समय पर आपका सहयोग लेते रहेंगे, आपको याद करते रहेंगे। आपका महाविद्यालय परिवार की तरफ से एवं समस्त प्रतिभागियों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी। धन्यवाद। अब हम इसको गोष्ठी को समापन करते हैं। कल वही 12:30 बजे हमारा अगला सत्र रहेगा डॉक्टर नरेश जी का। जी सभी का धन्यवाद, आभार।